हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीसीएचयू के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। इससे पहले भी हमने एक यूपीसीएचयू का पेपर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। वहाँ पे आपको 2021 ऑल पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से उस पेपर को कम्प्लीटली आप देख सकते हैं। आज भी हम यूपीसीएचयू के पेपर की ऑफिशियल आंसर की देख रहे हैं। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है, 9 सितंबर का पेपर है। 10 सितंबर का पेपर, थर्ड शिफ्ट का पेपर हमने डिस्कस पहले कर लिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, ए नर्स मिडवाइफरी हैज़ टू डेवलप डेस बेस्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी एंड टेक पार्ट इन रिसर्च एक्टिविटीज़। यानी यहाँ पे जो डेस दिया गया है इसको फुलफिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा जिससे ये लाइन कंप्लीटली बन जाए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, साइंटिफिक एविडेंस। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो मिडवाइफ नर्स होती है, अगर वो कोई भी नॉलेज, कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर कोई भी रिसर्च के बारे में बताना चाहती है तो उसके पास में क्या होना ज़रूरी है, उसके पास में साइंटिफिक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइंटिफिक एविडेंस है तो उसकी रिसर्च, उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मान्य होगा, अदरवाइज उसका प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च मान्य नहीं होगी। तो क्या ज़रूरी है? साइंटिफिक एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। यानी कि लाइफ के कौन से पीरियड में या कौन सी एज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, एडोलसेंस। कौन सी एज में? एडोलसेंस एज के अंदर कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों 2-3 बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि एडोलसेंस एज होती कौन सी है, एडोलसेंस एज कौन सी होती है, कितने से कितने साल तक को एडोलसेंट एज आप बोलते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं 2-3 बार आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टाइम्ड। यानी आपको उस टर्मिनोलॉजी का नाम पूछा गया है जो प्यूबर्टी के दौरान पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या कहलाता है, उस टर्म का नाम आपको पूछा गया है। और आप सभी को पता भी होगा उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की। क्या बोलते हैं? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, मिनार्की। दोस्तों आपने ये भी पढ़े होंगे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, उनमें आपने अलग अलग जो साइंस है वो पढ़े होंगे। उनमें से आपको पहला साइन बताना है। फर्स्ट साइन क्या होगा फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का? कमेंट करके ये भी आपको आंसर बताना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलप इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर एम्ब्रियो जो है वो कम्प्लीटली या फिर कंटिन्यूसली डेवलप होता है? ये तो आप सभी को पता भी होगा, बिल्कुल इजी सवाल है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, यूट्रस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओविडक्ट के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपको पार्ट पूछे कि फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, एम्प्यूला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीमेल पेल्विस एग्जिस्ट एग्जैक्टली इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो फीमेल पेल्विस होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट में एग्जैक्टली सिचुएटेड होता है, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द हिप बोन्स। यानी कि एब्डोमेन के लोअर पार्ट में, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में होता है और हिप बोन के जस्ट बीच में होता है, हिप बोन के जस्ट बीच में होता है। यानी कि ये हिप बोन है तो यहाँ पर होता है आपका फीमेल पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बाकी सभी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिया गया और वो है ऑप्शन सेकंड, टेस्टिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, बाकी सभी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबी इज बॉर्न थ्रू IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक आर कॉल्ड। जो बेबीज़ जन्म लेते हैं IVF के थ्रू या फिर IVF से जो बेबीज़ बनते हैं और वो जब जन्म ले लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है या फिर उनको क्या कहा जाता है? IVF आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, गिफ्ट IVF ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाहर टेस्ट ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है उनके अंदर ओवम और स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा के डायरेक्टली यूट्रस के अंदर उनको इम्प्लांट किया जाता है। तो जो IVF से जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ट्यूब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बाहर की तरफ और फिर उसके बाद उनको इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओवरी प्रोड्यूसेस
फीमेल गैमेट्स कॉल्ड, जो ओवेरी है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, तो उस फीमेल गैमेट्स का नाम क्या है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, ओवा या फिर एग्स। इसको ओवा भी बोलते हैं या फिर एग्स भी बोलते हैं। जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ओवेरी से। 2-3 सवाल एक ही सवाल में आपको बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि CHN का। यहाँ पे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर भी कुछ हिंदी के क्वेश्चंस देखे थे और अभी इस पेपर में भी हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आगे से ही उन्होंने डाले हैं पेपर के अंदर, तो हम उसी हिसाब से उनको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शरीर संबंधी ज्ञान को सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान और डेस से संश्लेषित करती है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, वृत्तिपरक यानी कि पेशेवर नर्सिंग सिद्धांत। जो वृत्तिपरक या फिर पेशेवर नर्सिंग सिद्धांत है वो यहाँ पे आपके डेस्क में आएगा। ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अभी इंग्लिश में होता तो थोड़ा अच्छे से समझाता, लेकिन हिंदी तो अपनी वैसे ही वीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड होल्ड ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए नर्स एंड एज ए मिडवाइफ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है या फिर आपने जैसे नर्सिंग की है, तो आपके पास में एक तो होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RN नंबर होता है, एक होता है RM नंबर। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मिडवाइफरी नंबर जो होता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल। हर एक स्टेट में अलग अलग जो है, जैसे हमारे है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करती है, वैसे ही पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। वैसे अलग अलग मतलब स्टेट के अंदर अलग अलग है। वैसे ही जो स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है सभी नर्सेज को। मिडवाइफरी नंबर और जो RN नंबर होते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री नेशन। भारत ने कब पोलियो फ्री नेशन डिक्लेयर किया था। तो आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 2014 यानी कि 2014 के अंदर भारत ने पोलियो फ्री या फिर पोलियो फ्री जो है इंडिया को मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर इन इंडिया। भारत के अंदर कब एपिडेमिक डिजीज एक्ट पास किया गया था। तो आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, 1897 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की एक विशेषता है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की एक आपको क्या पूछी है, विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, इसमें अंतर्वैश्विक सहयोग शामिल होता है। अंतर्वैश्विक सहयोग शामिल होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि एज ए टीम वर्क जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। जो WHO है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है। ये सभी आपको पता ही भी होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है जिनेवा। और जो WHO है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 को, 1948 में 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज नोन एज। भारत के अंदर जो अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं यूनानी सिस्टम। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, यूनानी सिस्टम, द यूनानी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा लक्ष्य कौन सा है। यानी जो SDG है, सतत विकास जो लक्ष्यों हैं, मतलब लक्ष्य जो बनाए गए हैं उनमें से आपको एक लक्ष्य पूछा गया है। जो तीसरा लक्ष्य है वो कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। तो जो तीसरा लक्ष्य है वो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सतत विकास लक्ष्यों में से तीसरा लक्ष्य है अच्छा कल्याण, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा कल्याण। ये इसका कौन सा है, तीसरा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, BCG यानी कि बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, यहाँ पे इसके फुल फॉर्म भी दे रखी है, का टीका बच्चों को निम्नलिखित में से किस रोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। BCG का टीका 8 बर्थ पे बच्चों को लगाया जाता है। तो ये लगाया क्यों जाता है, कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं आप। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, तपेदिक TB यानी तपेदिक इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे बचाने के लिए बच्चों को 8 बर्थ पे BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Live birth is defined as complete expulsion or extraction from the mother is a product of conception and which after separation show sign of life for at least। यहाँ पे पहले तो आपको एक डेफिनेशन दी गई है किसकी, लाइव बर्थ की। लाइव बर्थ किसे कहेंगे, जो भी मदर के अंदर जो भी कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है या फिर जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, उसका कंप्लीटली एक्सपल्सन हो जाना या फिर एक्सट्रैक्शन हो जाना क्या कहलाता है, लाइव बर्थ। क्या कहलाता है, लाइव बर्थ। अब आगे क्या पूछा गया आपको, एंड विच आफ्टर सेपरेशन शो साइन ऑफ लाइफ फॉर एटलीस्ट, यानी सेपरेशन यानी कि वो कंप्लीटली, यानी कि आप बोल सकते हैं एक प्रकार से लाइव बर्थ होने के बाद में, लाइव बर्थ होने के बाद में कितने समय बाद जो है उसके साइन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उसमें कोई भी हलचल वगैरह हो रही है, जो कुछ भी आप मॉनिटर करेंगे वो कितने समय बाद आप उस बच्चे के अंदर मॉनिटर करेंगे। वैसे तो आप एपगार स्कोर लेते हैं एट बर्थ पे, जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद आप एपगार स्कोर ले लेते हैं, उसके जस्ट 5 मिनट बाद और इससे एपगार स्कोर लेंगे, लेकिन बच्चा फिर वो मतलब उसको स्लीपिंग मोड में चला जाएगा बच्चा, तो उसके बाद आपको 1 घंटे बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन थर्ड 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियोमाइलाइटिस मुख्यतः डेज से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है, यानी कि जो पोलियोमाइलाइटिस है वो कितने साल से कम के बच्चों को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड 5 ईयर, 5 साल से कम के जो भी बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है पोलियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से कम मृत्यु दर यानी U5MR क्या है। अगर इसी को हिंदी में इंग्लिश में लिख के भेज दे कि व्हाट इज़ अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, तो शायद आपका आंसर सही हो जाता है, लेकिन हिंदी की वजह से आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं जो नर्सिंग फील्ड से हैं, वैसे JNM वाले तो हिंदी में पढ़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो इंग्लिश में भी कवर कर लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों को वो कवर कर लेते हैं, लेकिन BSc नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं हिंदी को। तो यहाँ पे देखिए जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है उसके बारे में पूछा है कि है क्या ये, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है आपको, 5वीं वर्षगांठ से पूर्व मृत्यु होने की प्रायिकता। क्या है ये, 5वीं वर्षगांठ से पूर्व मृत्यु होने की प्रायिकता, यानी कि 5 साल से कम अगर किसी भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जन्म के समय शिशु का वजन डेज या इससे कम होना, जन्म के समय कम वजन यानी लो बर्थ वेट कहलाता है। उसकी गर्भाधान की अवधि चाहे जो भी रही हो, कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू WHO LBW यानी लो बर्थ वेट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अब आपको ये बताना है कितने से कम वजन हो जिसे आप लो बर्थ वेट के अंदर इन्वॉल्व कर सके। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट 2.5 kg। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, लो बर्थ बेबी वेट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, चाहे उसकी गर्भाधान की अवधि चाहे जो भी रही हो, यानी कि बच्चे का जन्म 37 वीक पे हुआ हो, चाहे बच्चे का वजन 30 वीक पे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि जो LBW बेबीज़ होते हैं, जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, उन्हें मतलब कितने से कम वजन हो कि उन्हें लो बर्थ बेबी वेट के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है 2.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक WBC का डिसऑर्डर है, WBC का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड ल्यूकेमिया, कौन सा एक ल्यूकेमिया। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसके हैं, RBC के डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ICDS स्कीम जो है या फिर ICDS जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर। तो आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड 1975 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएटली एट बर्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन ऑफ द बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप। जस्ट बर्थ के बाद में अगर बेबी में कोई भी हलचल वगैरह नहीं हो रही या फिर जस्ट डिलीवरी के बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए बेबी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा रहा है, मतलब कुछ भी इरेस्पेक्टिवली मतलब कुछ भी उसमें हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ऑप्शन सेकंड वार्मथ। अगर वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा रहा है बेबी तो उसको वार्मथ कंडीशन के अंदर लेके आना, मतलब वार्म थेरेपी उसको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट वो कौन सा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज तो बहुत हिंदी आ रही है, देखिए यहाँ पे निलय, पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, BSc नर्सिंग में तो सिर्फ आप वेंट्रिकल्स पढ़ते हैं, यहाँ पे आप निलय भी पढ़ेंगे। निलय यानी कि वेंट्रिकल्स द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं।
नहीं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो उनके बीच में होता क्या है, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कौन करता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरानिलेय पट। ये जो पट होते हैं अंतरानिलेय पट, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। कौन से पट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये होते हैं दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय एक शंकु की आकृति वाला डेस पेशीय पंप होता है। जो मानव का हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो शंकु की आकृति का होता है। अब यहाँ पे जो डेस दिया गया, यहाँ पे क्या आता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन 4, 4 प्रकोष्ठ वाला, यानी 4 चैम्बर। ये कैसा होता है हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, तो यही आपको फिलअप यहाँ पे करना है, यही आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सकीय सर्जिकल नर्सिंग यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संक्रमणों का प्रसार रोकने और नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक आधारभूत तकनीक कौन सी है। कौन सी वो टेक्निक है जिससे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, हाथ धोना, यानी कि हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है, टेक्निक ही तो है जिससे हम जो भी इन्फेक्शन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घावों की देखभाल यानी कि वुंड्स, यहाँ पे है वुंड्स। वुंड्स का होता है मतलब घाव, और एक होता है गांव, गांव को बोलते हैं विलेज, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे है घावों की देखभाल और मरहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि वुंड्स और ड्रेसिंग को लेकर यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया, जिसका क्या है मतलब, यहाँ पे देखिए, एक खरोंच वाले घाव की देखभाल की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है। मतलब आप वुंड की केयर कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, हाथों को धोना। वहीं फर्स्ट स्टेप होगा आपका हैंड वॉशिंग, आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। अगर आप ऐसे ही जाके उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं उस घाव की, तो शायद उसको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे। अगर आप हैंड वॉशिंग करके जाएंगे तो शायद उसको जो भी फर्दर इन्फेक्शन है उससे आप बचा सकते हैं। तो हैंड वॉशिंग यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज असेप्सिस, क्या होता है असेप्सिस। असेप्सिस का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रोब्स। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एब्सेंट होना क्या कहलाता है, असेप्सिस। एक होता है सेप्सिस, एक होता है असेप्सिस। दोनों ही क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए, देखना अभी आएगा। सेप्सिस का मतलब भी आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे असेप्सिस, असेप्सिस का मतलब आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज नॉन एज, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्सिस, व्हाट इज सेप्सिस, यानी कि पुयन क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको पुयन। ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो बीएससी नर्सिंग वाले तो गलत करके ही आते हैं, 100% गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है निर्जलीकरण क्या होता है, नारू रोग क्या होता है, इराडिकेशन को क्या बोलते हैं, है ना। तो वो अगर इंग्लिश में हो तो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट सही कर देते हैं, अदरवाइज ऐसे पूछ लिया जाए कि पुयन क्या है, तो पता ही नहीं है पुयन होता क्या है। ऐसे अलग मतलब इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस बीएससी नर्सिंग वालों के गलत हो ही जाते हैं। देखिए यहाँ पे सेप्सिस का मतलब होता है यह मवाद बनाने वाले जीवाणुओं द्वारा शरीर में जीवाणु और उनके विषों की उपस्थिति, प्राय घाव के संक्रमण के पश्चात जो मवाद उत्पन्न करता है उसके कारण शरीर का संक्रमण है। सेप्सिस क्या बोलते हैं, सेप्सिस का मतलब हो गया प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी प्रेजेंस होती है, साथ में वो पस फॉर्मेशन भी कर देते हैं और वुंड्स भी बना देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना, पस का फॉर्मेशन कर देना, वो क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है। मतलब जस्ट सेप्सिस और असेप्सिस दोनों अपोजिट होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस क्या कहलाती है, सेप्सिस, और एब्सेंस क्या कहलाती है, असेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसे और किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से। तो ये भी आपको कभी कभार पूछ लिया जाता है फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन।
एनवायरमेंटल हाइजीन है, कम्युनिकेशन स्किल है और हेल्थ एजुकेशन को लेकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज, WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया था। तो WHO के अनुसार हेल्थ क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी होगी और आप सभी को याद भी होगी। हेल्थ इज ए फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब इस प्रकार, मतलब कोई भी प्रकार की कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए, उसे आप क्या बोलेंगे, हेल्थी बोलेंगे, हेल्थी पर्सन उसे ही आप बोलेंगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज कंडीशन नहीं है, कौन सी नहीं है, टाइफॉइड। बाकी जो तीन ऑप्शंस दिए गए मलेरिया, एंसेफेलाइटिस एंड येलो फीवर, तीनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जिसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स यानी एनर्जी तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही मिलेंगी। बाकी तो जैसे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ एस्बेस्टोस माइंस contain asbestos dust, which of the following disease can be caused by long term exposure of this। यानी कि आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से एस्बेस्टोस डस्ट के कांटेक्ट में रहता है तो उसको कौन सी डिजीज कंडीशन होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस डस्ट के कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन लंबे समय तक रहेगा तो उसे कौन सी डिजीज कंडीशन होगी, एस्बेस्टोसिस। दोस्तों बेसिनोसिस के बारे में आपने सुना होगा, सिलिकोसिस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, टीबी के बाद में सिलिकोसिस की कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है, ये भी आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल, भोजन इत्यादि के माध्यम से रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रसार की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो भोजन आप करते हैं, जो आप जल का सेवन करते हैं, इनके द्वारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और वो डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो इसे बोलते हैं वाहन प्रसार। कौन सा प्रसार, वाहन प्रसार, कोई गाड़ी वाला प्रसार नहीं है, यहाँ पे वाहन प्रसार इसको बोला जाता है हिंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन खाद्यों या फिर खाद्य को छोटे बच्चों के लिए सर्वोत्तम एंड संपूर्ण भोजन माना जाता है। कौन से खाद्य पदार्थ है जिनको बच्चों के लिए सर्वोत्तम एंड संपूर्ण भोजन माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, दूध। जो मिल्क होता है वही सर्वोत्तम आहार होता है, किनके लिए, बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया एन ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन। यानी जो ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन है वो भारत के अंदर भी गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रहा है। ये जो स्कीम चलाई जा रही है, इसके तहत 12,000 रुपये पर फैमिली को दिए जाते हैं जब वो लेट्रिन बाथरूम बना लेते हैं उसके बाद। तो ये एक स्कीम है, उसका नाम आपको पूछा गया है। इस स्कीम को या फिर इस मिशन को क्या कहते हैं, इस मिशन को कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री नेशन बनाने के लिए एक जो मिशन चलाया गया है उसका नाम क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत 12,000 रुपये पर फैमिली पैसे दिए जाते हैं, जिससे जो भी फैमिली वाले होते हैं वो लेट्रिन बाथरूम उन पैसों से बनवा सकते हैं। यानी कि बनवाने के बाद में वैसे गवर्नमेंट पैसे देती है, ऐसे तो पैसे लेके कोई बनवाता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। यानी कि FHTC आपको फुल फॉर्म फ्यूचर में पूछी जा सकती है कि FHTC का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम और लॉन्च की गई है, जिससे जो स्कीम है उसका फ़ायदा ये है कि मतलब अच्छा और शुद्ध पानी जो है सभी लोग पिए। तो ये जो स्कीम चलाई गई, इस स्कीम का नाम क्या है ये आपको पूछा गया। जिस प्रकार से भी आपको बताया गया था स्वच्छ भारत मिशन, उसी प्रकार से एक मिशन और है जो जल के सैनिटेशन यानी कि पानी के शुद्धिकरण को लेकर या फिर शुद्ध पानी पीने को लेकर जो चलाया गया है, उसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये फ्यूचर में आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा अपना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार हम स्वयं को देखते हैं कि अपनी क्षमताओं, सक्षमताओं तथा गुणों के संबंध में हम जो विचार रखते हैं उसे डैश भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, आत्म अवधारणा। जिस प्रकार से हम स्वयं को देखते हैं और अपनी सक्षमताओं और गुणों के संबंध में हम जो विचार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश को प्राय भय और अवबोध की विस्तृत, अस्पष्ट, अत्यंत अरुचिरिक अनुभूति के रूप में परिभाषित किया जाता है। बड़ी टिपिकल होती है हिंदी। अगर आप इंग्लिश पढ़ के आए हैं तो हिंदी बहुत ज़्यादा टिपिकल लगेगी, और जो जेएनएम वाले होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी वो पढ़ लेते हैं, वैसे कैच कर लेते हैं इंग्लिश को, लेकिन हिंदी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, व्यग्रता यानी कि एंजाइटी। एंजाइटी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। कुल मिला के यहाँ पे एंजाइटी के कुछ साइन सिम्टम आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये हिंदी में है, इंग्लिश में होते तो शायद समझ में आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमंड कैटल had applied a statistical technique for mental health called, जो मेंटल हेल्थ है उसके अंदर एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं रेमंड कैटल। ये जो टेक्निक है इसे क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो साइंटिस्ट है इनके द्वारा दी गई थी, इस टेक्निक का नाम आपको पूछा गया है, उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। कौन सी है, फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकारात्मक लक्षणों और नकारात्मक लक्षणों के साथ स्किज़ोफ्रेनिया, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आया। नेगेटिव सिम्टम एंड पॉजिटिव सिम्टम, जो स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षणों की तीसरी श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है। जो थर्ड श्रेणी है वो आपको पूछ गई है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, साइकोमोटर सिम्टम्स। यानी कि एक तो होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, एक होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, और एक कौन से बच गए वो आपको पूछे गए, वो होते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस आर ऑल्सो नॉन एज, ल्यूकोसाइटोसिस को और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, preoccupation with delusion or auditory hallucination, no disorganized speech or behavior or inappropriate effect is a subtype of, यानी ये जो आपको प्रीऑक्यूपेशन विद डिल्यूजन के साथ में प्रीऑक्यूपेशन हो गया, साथ में ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो रखा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीच नहीं दे रहा है, साथ ही बिहेवियर भी उसका उसी प्रकार से हो रखा है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट उसके हो रहे हैं। तो ये किसका सब टाइप है, ये है पैरानोइड टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बायोलॉजिकल बेस्ड करेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रिएक्टिंग इज नॉन एज, जो बायोलॉजिकल बेस्ड करेक्टरिस्टिक होते हैं उसको किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं टेम्परमेंट। क्या बोलते हैं उसको, टेम्परमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्ति के उन गुणों से संबंधित है जो उसे अन्य से भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, व्यक्तिगत पहचान। कोई भी पर्सन है उसके खुद के जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो और जो अदर पर्सन्स होते हैं उनसे उनको डिफ्रेंशिएट करता है। तो यही आपको पूछा गया है। दोस्तों ये थे हमारे फर्स्ट पार्ट के जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप उस पार्ट को भी देखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।